हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सैलरी कर रहे हैं। सैलरी के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सैलरी के लिए सैलरी की तो डेफिनेशन है ही है, एक अलाउंसेस और एक दूसरा है हमारा प्रोक्यूजर्स। यदि आप तीनों टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं, सैलरी, अलाउंसेस और प्रोक्यूजर्स, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको सैलरी आ गई। हम मुझे लगता है कि आप सभी ने पीछे सारे न्यूमेरिकल और थियोरी अच्छे ढंग से देख ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रोक्यूजर्स। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, बहुत से प्रोक्यूजर्स ऐसे होते हैं जो सभी एम्प्लॉइज़ को उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए गए हैं उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पर ये टॉपिक भी काफ़ी कुछ वीडियो में में जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं आज से। जैसे कि प्रोक्यूजर्स विच आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को इस पर क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है। तो पहला हम कर लेते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 1। जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्प्लॉय को यदि एम्प्लॉयर द्वारा रहने के लिए घर फ्री में रहने को कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या उनसे लिया जाता है, उनको बेनिफिट दिए जाते हैं ना, तो उस पर क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर्स कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर टीचर रहते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या दिया गया है, अकोमोडेशन दी गई है। तो आपके माइंड में आता है क्या इनको फ्री दी गई है या इनसे चार्ज लिए जाते हैं। यदि लिए जाते हैं तो कम लिए जाते होंगे, तो क्या इस पर ये टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ जी, आपको बता दें कि सभी को उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ये हमारा टॉपिक ही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(2)(1। जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें, कोई भी पढ़ें, क्योंकि आप आज स्टूडेंट है, कल आप एम्प्लॉय बनेंगे, तो आज के ये सारा टॉपिक जो है ना अभी चला हुआ है आपके सामने, तो ये आपके फ्यूचर के लिए ही है, ठीक है। आपके पेरेंट्स से जोड़ लें, आपके चारों तरफ जो एम्प्लॉई काम करते हैं उनसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बातें करते हुए। सबसे पहले यदि एम्प्लॉई को क्या दिया है, रेंट फ्री रहने को कर दिया है, उससे कोई भी रेंट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय से नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, दूसरा कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यदि सबसे पहले कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब यदि वो स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो है, लेकिन उसकी डेपुटेशन कहाँ की गई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ठीक है। तो आप डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं आपको मतलब, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी स्पीड बोलने की इसलिए ज़्यादा होती है कि ताकि वीडियो कम छोटी बने। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने बता देना, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब ऐसा घर दे दिया गया है जिसमें ना तो टीवी है, फ्रिज है, ना तो वहाँ पर एसी है, अनफर्निश्ड घर, सिंपल सा घर दे दिया है। तो उस केस में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाता है उससे, तो उस केस में क्या उससे चार्ज किया जाता है, लाइसेंस फीस। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या चार्ज किया था, हम रेंट नहीं बोलेंगे। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेती है तो उससे क्या लेती है, लाइसेंस फीस। जैसे आप सामने देख रहे होंगे टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं वो देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं। तो आपको याद रहेगा ना, लाइसेंस फीस देते हैं। और कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई है या स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई है। जैसे हम सारे क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई, तो हमारी लाइसेंस फीस उसकी कौन निर्धारित करता है, हिमाचल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो समझ गए आप। और कोई कैलकुलेशन नहीं है, नो अदर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। एक बार गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, वो एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है, वो उसके क्या माने जाते हैं, पक्ष माने जाते हैं, ठीक है। पक्ष तो दिए, वो तो उनसे चार्ज किया जाता है ना, वो नहीं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड मतलब जिसमें होगा टीवी भी लगा दिया, फ्रिज भी लगा दिया, एयर कंडीशन भी लगा दिया, अदर फैसिलिटी दे दी है। तो क्या करेंगे, जितनी भी जी फैसिलिटीज़ दी हुई है, जैसे ये फर्नीचर की दी हुई है, जो भी जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में ये कहते हैं ना कि हम कोई भी फर्नीचर या कोई भी मशीन लेती हैं उसकी 10% क्या होती है, डेप्रिसिएशन हो जाती है, तो उतना ही चार्ज करते हैं हम। तो 10% को फर्नीचर को यदि गवर्नमेंट का है, समझो गवर्नमेंट का ही है, तो उसके जो भी उसने फैसिलिटी दी है, बेड दिए, कुछ भी दिया है ना, उसका 10% उसकी कॉस्ट ना, उसकी भी जैसे एसी की कॉस्ट होगी, उसका 10% निकालो। एसी समझो 1 लाख का है तो 10% आ गया। 10% को अनफिनिश्ड में जो ये निकाली थी वैल्यू उसमें ऐड कर लो, तो उसकी तो क्या माना जाएगा, वो फिनिश्ड वैल्यू मानी जाएगी। तो समझ गए। अनफिनिश्ड में जो आपने ऊपर लाइसेंस फीस कैलकुलेट की है ना, उसमें 10% का फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगी, फर्निश्ड वैल्यू बन जाएगी। बहुत सिंपल। दूसरा, यदि फर्नीचर गवर्नमेंट का अपना नहीं है, वहाँ से उन्होंने बाहर से क्या किया है, किसी से लिया है उधार, मतलब रेंट पर ले लिया गवर्नमेंट ने, फिर हमें एम्प्लॉय को दे रहे हैं। जितना गवर्नमेंट बाहर वाले को रेंट दे रही है अनफिनिश्ड में, उतना रेंट ऐड कर दो तो वो फिनिश्ड बन जाएगा।
तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप कि 10% किस केस में, 10% किस केस में, 10% यदि उसको खुद का है, और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉयर मतलब जिसने मुझे नौकरी दी है बाहर जितना करता है तो उसकी वैल्यू में उसका क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ठीक है, समझ गए आप, फर्निश्ड भी समझ गए और अनफिनिश्ड भी समझ गए, लाइसेंस फीस भी समझ गए, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी समझ गए। ठीक है, दूसरा है कंसेशन इन रेंट। कंसेशन इन रेंट का मतलब भी सेम ही है, फर्निश्ड और अनफिनिश्ड जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वैल्यू कैलकुलेट कर लो जैसे पहले की है अनफिनिश्ड और फर्निश्ड में। ठीक है, और इसमें क्या माइनस कर दो कि जो हमने चार्ज किया है, किससे चार्ज किया है, इम्प्लाई से कुछ चार्ज कर लिया है ना, उसको माइनस कर दो तो हमारे आ जाएगी कंसेशन इन रेंट आ जाएगा। जैसे कि हमने, अब हम फिर से सुनो, जो फर्निश्ड या अनफिनिश्ड में वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो पहले 2 पॉइंट मैंने डिस्कस की लिए, ठीक है, वो वैल्यू आ गई, माइनस क्या कर लो कि जो हमने अपनी इम्प्लाई से चार्ज कर लिया है, जो बच गया है ना, वो क्या है, इसका मतलब वो इम्प्लायर द्वारा इम्प्लाई को दिया गया है, तो उसको कहते हैं कंसेशन इन रेंट कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कैसे कैलकुलेशन की जाती है, और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में देखो ये सारे न्यूमेरिकल हैं। यदि आपको थियरी आएगी ना तो ऊपर पहले पढ़ना है क्वेश्चन में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये केस चलेगा, तो न्यूमेरिकल थोड़ी करके आएंगे, ये थियरी आएगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो 2 ही चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, कितना, और उसकी कितनी है, और किस सिटी में वो रहता है। यदि जिस सिटी में वो रहता है, जिसको वहाँ पर अकोमोडेशन दी गई है, वहाँ 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस केस में उसकी वैल्यू कितनी अकोमोडेशन की मानी जाएगी, फिर उसकी जो उसको सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को, उसके 15% ऑफ द सैलरी मानी जाएगी। समझ गए। और यदि वो उस शहर की जहाँ पर उसको घर दिया गया है रहने के लिए, वो वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है, तो उसकी 10% ऑफ सैलरी को माना जाएगा एकोमोडेशन वैल्यू। ठीक है, यदि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी माना जाएगा एकोमोडेशन वैल्यू। ठीक है, किस केस में, अनफिनिश्ड के केस में, ये ध्यान रखना है ना। ये उस केस में है तीनों पॉइंट, जब एम्प्लॉयर का खुद का घर है, जैसे बैंक, ये कोई भी, जैसे कंपनी का घर, कंपनी ने अपनी तरफ से एम्प्लॉय को घर दे दिया, तो एकोमोडेशन वैल्यू ये मानी जाएगी। तो मुझे लगता है समझा गया होंगे। यदि कंपनी ने, ऐसे में कंपनी ऐसे एग्जांपल ले ली, यदि कंपनी ने बाहर से घर हायर किया, क्योंकि कंपनी के घर थोड़े बने होंगे हर जगह, तो क्या करती है, तो तब कैसे कैलकुलेशन होगी, अनफिनिश्ड के केस में 15% ऑफ सैलरी पर, तीनों केसेस में। अब पॉपुलेशन नहीं देखनी, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी जगह पर रहता है, उसकी 15% ऑफ सैलरी, और रेंट जितना कि एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है बाहर वाले को उसको रहने के लिए, किसने दिया है, कंपनी ने दिया है, जितना रेंट दिया है और 15% सैलरी, उसमें जो कम होगा। ठीक है, तो मुझे लगा है कि अनफिनिश्ड आप समझ गए हैं ना। फिनिश्ड क्या हुआ है, फिनिश्ड वैसे ही करना, अनफिनिश्ड को फिनिश्ड में कैसे कन्वर्ट करना ये पहले बता दिया। अनफिनिश्ड में 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर दो। क्यों करनी है ऐड, यदि किसका है ये फर्नीचर वगैरह सब कुछ, किसका है, एम्प्लॉयर का है। तब यदि उसने बाहर से खरीद के रेंट पर लिया है, तो रेंट को फर्निश्ड में ऐड कर दो, फर्निश्ड बन जाएगा। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको पहले बता दिया है ना, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ लेना, सारी याद करना है, तभी आएगा ना, है ना। नेक्स्ट है हमारा, यदि वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, यदि उसको होटल में फैसिलिटी दी गई है कई बारी, तो उस केस में कैसे करेंगे। तो पहला है 24 पर, पहले कैलकुलेट करो इन दोनों में जो कम होगा। ठीक है, 24% ऑफ सैलरी पेड टू एम्प्लॉय फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच एकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड, जितने टाइम तक वो अकोमोडेशन में रहता है उसकी 24% ऑफ द सैलरी ले लीजिए, और एक्चुअल में उसने होटल में कितना रेंट दिया है, एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, दोनों में जो कम होगा उतनी क्या दी जाएगी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये दोनों केस में है। ये जो मैंने होटल और केस ले रही हूँ, पहले तो मैंने किया था ना गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ये दोनों, ये सारा केस होटल वाला, दोनों के केस में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया दोनों में जो कम होगा, ये आपको पता चल गया। लेकिन काफ़ी को टैक्स फ्री है, चाहे होटल में रह रहे ना, तब भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इस पर्क्स पर। क्यों, यदि वो जो पर्सन है जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, वो तब होटल में रह रहा है और वो उस होटल में 15 दिन से कम रह रहा है, तब उस ऐसे पक्ष पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे।
यदि वो 15 दिन से ज़्यादा रहता है, 15 दिन से यदि होटल में रह गया, मैंने यहाँ कहा ना, यदि वो ट्रांसफ़र होगी 15 दिन तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस पक्ष पर। यदि वो 15 दिन से ज़्यादा रहता है तो 15 दिन तक के होटल के खर्चे क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। 15 दिन से ज़्यादा के होटल के खर्चे क्या होंगे, वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा किस केस में होटल के जो पक्ष हैं वो टैक्स फ्री होंगे, इस केस में। और किस केस में होंगे, यदि है टैक्स लगना है तो कितनी लेस मिलेगी, ये वाला हो गया। ठीक है, और मोर देन वन अकोमोडेशन, मोर देन वन अकोमोडेशन ले लेते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉई है, उसकी ट्रांसफ़र होती है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, अकोमोडेशन होता है। जैसे कि बाई चांस एक कॉलेज में काम कर रहा था, दूसरे कॉलेज में उसकी ट्रांसफ़र होगी, उसने अकोमोडेशन यहाँ भी गवर्नमेंट की रखी हुई है, अब सामने आगे भी रखी हुई है, क्योंकि अभी उसने यहाँ से सामान उठाकर वहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। तो उसने कहा कि यदि 2 जगह अकोमोडेशन ले लेता है, जैसे समझो किसी की आम्ब से उन्ना कॉलेज में ट्रांसफ़र होगी, तो उसने यहाँ भी टीचिंग कॉलोनी में घर ले लिया हुआ है और उन्ना में भी ले लिया, तो वो दोनों जगह पर 90 दिन तक 90 दिन से कम तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 दिन से कम तक दोनों जगह रख सकता है, लेकिन शर्त क्या है, तो उस पर जो चार्जेस समझो ना, मैंने बोला ना लाइसेंस फीस, वही एक हाउस की देनी पड़ेगी विद लोअर वैल्यू। तो उसको यदि दोनों जगह रहता है, 90 दिन से कम है, 90 दिन मतलब 3 महीने ही हो गया ना, से कम रहता है, और दोनों जगह रहता है, उन्ना में भी रहता है, आम्ब में भी रहता है, तो उसको एक घर का जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ के। हो सकता है ना कॉलेज का वहाँ पर लाइसेंस फीस ज़्यादा हो, यहाँ पर लाइसेंस फीस कम हो, तो वो होगी। इधर एम्प्लॉई दोनों हाउस में रहता है लेकिन 90 दिन से ज़्यादा रहता है, ठीक है, 90 दिन से, यहाँ तक 90 दिन से, तो बोथ हाउस विल बी, तो दोनों हाउस का देना पड़ेगा उसको, दोनों हाउस का माना जाएगा पक्ष। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। कंसेशन इन रेंट आपको पहले बता दिया कि क्या, जितना कि भी हमने फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में कैलकुलेट किया और इम्प्लाई से चार्ज किया है उसको माइनस कर दो, तो हम क्या कहेंगे, कंसेशन रेंट है। कौन सी सेक्शन के अंडर, सेक्शन 17(2) के अंडर। तो मुझे लगता है ये समझ गए होंगे आप। थैंक यू वेरी मच। आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। क्या किया मैंने कि रेंट फ्री अकोमोडेशन जो एम्प्लॉई को दी जाती है, ये 2 टाइप की थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। यदि वो दो जगह, दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होटल में रहते हैं, तब क्या होगा, यदि उसकी एक जगह से दूसरी जगह 2 जगह वो अकोमोडेशन रखता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये सारा आपने ध्यान से अच्छे से कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन आपको ये न्यूमेरिकल में मिलना ही मिलना है। इसको, इसकी थियरी को और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से कर लेने, ठीक है।